एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स एजुकेटर। माई सेल्फ अवनीश पटेल एंड मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स विद ईज। अब तक हमने जो पढ़ा है दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पूरा कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है। उसके बाद कूलम्स लॉ, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे अप्लाई होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसके बारे में उसका स्केलर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म वो स्टडी कर लिया है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है और उसके लिए उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, वो सारे ये बेसिक मेन 3 कंसेप्ट हमने ऑलरेडी क्लियर कर लिए हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ने वाले या कौन से क्वेश्चन के आंसर हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो इसमें पहले तो हम स्टडी करेंगे व्हाट इज डाइपोल। पहले तो वो हमें समझना पड़ेगा कि डाइपोल क्या है। उसके बाद जो स्टडी करने वाले देखने वाले हैं कि व्हाई वी नीड टू स्टडी डाइपोल। ठीक है, डाइपोल के बारे में हमें क्यों स्टडी करने की जरूरत पड़ती है, उसका भी मैं एक आपको आंसर दूंगा। फिर उसके बाद डाइपोल रिलेटेड एक टर्म्स आएगी डाइपोल मोमेंट। तो व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद अगर डाइपोल को हम कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर क्या टॉर्क लगेगा, तो वो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, कितना टॉर्क लगेगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसके बारे में हम स्टडी करने वाले, मीन्स टॉर्क ऑन दी डाइपोल। और लास्ट हमारा टॉपिक इसमें होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, कि डाइपोल की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो ये डाइपोल के अंदर ये सारे क्वेश्चन के आंसर हम फाइंड करने की और समझने की ट्राई करेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डाइपोल, कि डाइपोल क्या है। तो इसके नाम के ऊपर से ही आपको पता चलेगा कि डाई मीन्स टू। डाई का मीनिंग आपको ऑलरेडी पता है टू, और ऑलरेडी आई थिंक आपको थोड़ा बहुत पता ही होगा क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बहुत रिलेटेड टू केमिस्ट्री भी है। केमिस्ट्री में आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके होंगे। आई थिंक 11th में या 12th में केमिस्ट्री में इलेक्ट्रिक डाइपोल या पोलर डाइपोल या पोलर मॉलिक्यूल ऐसा वर्ड आपने सुना होगा। तो बस उसके रिलेटेड ही है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूं कि डाइपोल मीन्स, डाई मीन्स टू, यानी कि यहाँ पे कोई 2 चीज होगी। पोल मीन्स हिंज, जहां पे आप कुछ फिक्स करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, हिंज। ये आपकी हिंज हो गई। ठीक है, तो 2 पोलैरिटी कुछ होगी, उसके बारे में डिस्कशन करना है। अब डाइपोल जो है वो 2 टाइप के मीन्स हमारे फिजिक्स के लिए 2 डिफरेंट टाइप के डाइपोल है। फर्स्ट आपका होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल और सेकंड होगा आपका मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल हम बाद में स्टडी करेंगे थोड़ा बहुत, फिर भी आपको बता देता हूं कि मैग्नेट के अंदर अगर आप नेचुरल बार मैग्नेट लेते हो तो उसमें 2 पोलैरिटीज होती है, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, इसीलिए वो आपका बिहेव एज अ डाइपोल। आपका बार मैग्नेट है वो डाइपोल के जैसे बिहेव करेगा क्योंकि उसके पास 2 पोलैरिटी है। डाई मीन्स 2 पोलैरिटीज उसके पास है नॉर्थ, इसलिए वो मैग्नेटिक डाइपोल। लेकिन अभी हम सिर्फ डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमें अगर डिफाइन करना हो तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया डाई का मीन्स दो डिफरेंट चीजें होगी उसमें। तो हमारे पास चार्ज के लिए क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों ऑपोजिट और डिफरेंट चीज है। तो उसकी अगर हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन समझनी हो या उसका मीनिंग समझना हो तो ऐसे हम लिख सकते हैं, सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्ज। यानी कि पैर यानी कि 2, पैर का मीनिंग भी आपको पता है, पैर किसको बोलते हैं, 2 चीज होती है उसको ही हम पैर में बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्ज होंगे। चार्ज कैसे होंगे, पॉइंट चार्ज होने चाहिए, और 2 इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्ज। वो पॉइंट चार्ज कैसे होने चाहिए, विथ इक्वल मैग्नीट्यूड। दोनों का चार्ज की क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, अगर मैं एक बोलता हूं +1 कूलम, दूसरा भी 1 कूलम का, एक 2 कूलम तो दूसरा भी 2 कूलम का होना, यानी कि दोनों की इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ऑपोजिट पोलैरिटी, यानी कि अगर एक प्लस होगा तो दूसरा क्या होगा, माइनस होगा, विथ फाइनाइट डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि एक सिस्टम, 2 चार्ज की एक सिस्टम, लेकिन दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और दोनों के बीच में कुछ फिक्स डिस्टेंस होना चाहिए, फाइनाइट डिस्टेंस होना चाहिए, और पोलैरिटी कैसी होनी चाहिए, ऑपोजिट। तो अगर मुझे ड्रॉ करना हो इलेक्ट्रिक डाइपोल तो कैसे मैं कर सकता हूं, देखो एक मैंने लिया चलो पॉजिटिव चार्ज +q कूलम का। ठीक है, दूसरा मैं अगर लेता हूं तो मैं दूसरा चार्ज लूंगा -q कूलम का। ठीक है, देखो पोलैरिटी क्या हो गई, एक प्लस और एक माइनस, यानी कि ऑपोजिट पोलैरिटी दोनों की हो गई।
ठीक है। और चार्ज की क्वांटिटी कैसी है, क्यू क्यू, यानी कि मैग्नीट्यूड दोनों का कैसा है, इक्वल है। और दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस बन रहा है, ये डिस्टेंस देखो दोनों के बीच में, दोनों का बीच का डिस्टेंस सपोज मैं बोल देता हूं ए। तो ये दो चार्ज की विथ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट पोलैरिटी की जो एक सिस्टम बनती है, ये सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये डायपोल की डेफिनेशन समझ में आ गई हो और डायपोल क्या है वो समझ में आ गया होगा। लेकिन अब आप बोलोगे कि ये डायपोल हमें दिखने कहाँ पे दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, कहाँ पे देखने को मिल सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। तो आपको क्या, आप केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल को हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज पोलर, पोलर डायपोल यानी कि कैसा डायपोल, पोलर डायपोल यानी कि वो परमानेंट डायपोल बोल सकते हैं, परमानेंट डायपोल। इसका एक एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि H2O मॉलिक्यूल, ठीक है, H2O मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके हो, लाइक दिस, O और उसके साथ एक H प्लस O-2, इस तरीके का उसका स्ट्रक्चर है। अब देखो यहाँ पे कि ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये आपके पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज का अगर मैं सेंटर देखूं तो कहाँ पे होगा, यहाँ पे। ये पॉजिटिव चार्ज की जो सिस्टम बन रही है उसका सेंटर कहाँ पे होगा, यहाँ पे। यानी कि ये पॉजिटिव कितना 2 जितना, ये नेगेटिव कितना -2 कूलम जितना, ठीक है, -2 जितना। तो ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है और दोनों के बीच में कुछ परमानेंट डिस्टेंस यहाँ पे बन रहा है। मीन्स दिस H2O molecule is work or behave as a electric dipole। लेकिन ये डायपोल कैसा है, परमानेंट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। इसको मैं कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं या ना रखूं, फिर भी ये जो मॉलिक्यूल है एज अ डायपोल बिहेव करेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पोलर डायपोल। दूसरा जो डायपोल है आपका, उसको बोलते हैं नॉन पोलर डायपोल। उसका अगर मैं एग्जांपल अगर आपको देना चाहूं तो क्या लिख सकते हो, CO2 कार्बन, सॉरी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। चलो इसका स्ट्रक्चर आपको पता है कैसे होता है कि कार्बन सेंटर में और यहाँ पे O, इस तरफ O, ये -2 और ये +4। अब देखो पॉजिटिव चार्ज की सिस्टम का सेंटर कहाँ पे, ये पॉजिटिव चार्ज है आपका, तो उसका सेंटर कहाँ पे, यहाँ पे। नेगेटिव चार्ज का सिस्टम, अगर मैं नेगेटिव सिस्टम जो आपकी है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे 2 और ये उसका सेंटर भी कहाँ पे होगा, इसके ऊपर ही होगा। यानी कि पॉजिटिव चार्ज की सिस्टम का जो सेंटर है उसके ऊपर ही नेगेटिव चार्ज का सिस्टम का सेंटर आ रहा है, यानी कि दोनों के बीच में फिक्स डिस्टेंस नहीं बन रहा। तो डायपोल के लिए क्या कंडीशन है कि दोनों के बीच में कुछ फाइनाइट डिस्टेंस होना चाहिए। तो इसमें अभी ये डायपोल नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है वो अभी डायपोल नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं कि चलो मैंने ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा, इसके अंदर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को रखा, अब क्या होगा, जैसे ही, अब आपको पता है कि जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसको रखोगे ये मॉलिक्यूल को, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये, यानी कि CO2 के ऊपर फोर्स ये डायरेक्शन में लगेगा। और जो ऑक्सीजन के एटम्स है मॉलिक्यूल से, इसको इस तरफ फोर्स लगेगा। ऑक्सीजन वाली जो सिस्टम है, माइनस वाली जो चार्ज की सिस्टम है, वो इस तरफ मूव होगी और कार्बन वाली इस तरफ। यानी कि कुछ ऐसा हो जाएगा, कार्बन ये O-2 और ये O-2। अब देखो पहले जो सिस्टम थी उसका दोनों का सेंटर एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड था, लेकिन अब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स इस तरफ थोड़े से मूव हो गए और कार्बन के इस तरफ। यानी कि अब मैं इसका सेंटर लिखूंगा तो उसका सेंटर कहाँ पे होगा, ये कार्बन का +4 का तो यहाँ पे ही है, लेकिन ऑक्सीजन की जो सिस्टम है उसका जो नेगेटिव का सिस्टम होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, लाइक दिस, ये माइनस ये प्लस। अब दोनों के बीच में क्या क्रिएट हो गया, कुछ डिस्टेंस क्रिएट हो गया। तो अब देखो कंडीशन, फाइनाइट डिस्टेंस क्रिएट हुआ, ऑपोजिट पोलैरिटी है प्लस माइनस और इक्वल है, +4 है
-4 है। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, तो यानी कि अब ये मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल एज अ डाइपोल बिहेव करेगा। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन पोलर। नॉर्मल सिचुएशन में अगर हम इसको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखेंगे तो फिर इसके अंदर कोई डाइपोल जैसे बिहेव नहीं करेगा। लेकिन यही मॉलिक्यूल को अगर मैं कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो फिर वो डाइपोल जैसे बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। समझ में आया? दोनों के बीच में कंसेप्ट क्लियर हुआ। पोलर डाइपोल ऑलरेडी वो परमानेंट होता है, उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो या ना रखो वो डाइपोल जैसे बिहेव करेगा। लेकिन ये जो सिस्टम है वो डाइपोल जैसे बिहेव नहीं करेगी। तो आई होप आपको ये व्हाट इज डाइपोल का कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये डाइपोल जैसी सिस्टम हो गई, लेकिन ये हमें रियल लाइफ में कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो कई सारे मॉलिक्यूल्स, ऑलमोस्ट सारे मॉलिक्यूल्स आपके डाइपोल जैसे ही है। कोई मॉलिक्यूल परमानेंट होंगे, कोई मॉलिक्यूल्स आप एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे तो डाइपोल जैसे बिहेव करेंगे। ठीक है, तो दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है व्हाई वी नीड टू स्टडी, उसका आंसर आप यहाँ से ही फाइंड कर सकते हो कि अगर डाइपोल के बारे में हम स्टडी करेंगे, यानी कि डाइपोल यानी क्या है, ये सारे मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स के बारे में अगर हम स्टडी करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी हमें जानने को मिल सकता है। ठीक है, इसलिए पहले हम डाइपोल की कंसेप्ट, उसकी थियरी डेवलप करेंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद वही थियरी, वही सिस्टम हम ये मॉलिक्यूल्स के लिए भी अप्लाई करके वो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में भी हम इजीली स्टडी कर सकते हैं। दूसरा कि चलो समझ लो कि H2O हमारी पूरी बॉडी में क्या है कि H2O 70 अप्रोक्सीमेटली 70% हमारी बॉडी में H2O है, यानी कि हमारी पूरी बॉडी में 70% डाइपोल है। तो अगर हमें हमारी बॉडी के ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या इफेक्ट हो रही है, या आगे आप पढ़ोगे कि कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो उसके ऊपर क्या लगता है, कुछ फोर्स लगता है। तो ये आपका चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ये हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में वाटर अगर मोशन कर रहा है और हम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में खड़े हुए हैं, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये H2O मोशन कर रहा है तो उसकी क्या इफेक्ट होगी या क्या क्या चीज़ होगा उसके बारे में अगर हमें स्टडी करना है तो ये डाइपोल का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, 2 रीजन तो मैंने दिए। थर्ड रीजन आपका मैं ये दे सकता हूँ कि जो आगे हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, वो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इज 1 proportional to 1/r³ and electric field due to point charge is proportional to 1/r²। यानी कि ये स्लोली डिप्लेट होगा, डिप्लेट दोनों होंगे लेकिन ये स्लोली होगा और ये आपका रैपिडली डिप्लेट होगा लाइक दिस, एकदम क्विकली। यानी कि इसकी इफेक्ट शॉर्ट डिस्टेंस में ज़्यादा होगी, इसकी इफेक्ट लॉन्ग डिस्टेंस कंपेरिजन में, हाँ दोनों के कंपेरिजन में इसकी इफेक्ट शॉर्ट डिस्टेंस में ज़्यादा होगी, इसकी इफेक्ट लॉन्ग डिस्टेंस में ज़्यादा होगी। तो कई जगह पे आपकी एप्लीकेशन ऐसी है कि जहाँ पे आपको शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ही इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट चाहिए, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं चाहिए। तो शॉर्ट यानी बहुत ही छोटा शॉर्ट और लॉन्ग यानी बहुत लॉन्ग नहीं, लेकिन दोनों के कंपेरिजन में कि चलो आपका एक पॉइंट चार्ज है और दूसरा एक आपका डाइपोल है, तो इसकी इफेक्ट लॉन्ग तक चलती है और इसकी इफेक्ट शॉर्ट तक। तो आपकी ऐसी कोई एप्लीकेशन है जहाँ पे आपको शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ही इलेक्ट्रिक फील्ड की इफेक्ट चाहिए, तो ऐसी एप्लीकेशन के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, डाइपोल का कुछ यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद 4th नंबर की एंटेना, जो कम्युनिकेशन सिस्टम होती है उसमें जो आपका एंटेना आता है ट्रांसमीटर, ठीक है, उसमें भी ये डाइपोल कंसेप्ट का यूज़ होता है, जो आप में भी इंजीनियरिंग में जाओगे तो फिर वहाँ पे आपको पढ़ने को मिल सकता है। तो ये सारे रीजंस है व्हाई वी नीड टू स्टडी अबाउट द डाइपोल। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब जो हम नेक्स्ट देखने वाले दैट इज डाइपोल मोमेंट एंड टॉर्क ऑन द डाइपोल, ये दोनों हम थोड़ा बहुत साथ में ही पढ़ेंगे। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम स्टडी करने वाले हैं या समझने वाले हैं दैट इज मेन टॉपिक हमारा टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेकिन वो क्वेश्चन का आंसर समझने से पहले हम एक दूसरा क्वेश्चन का आंसर समझ लेते हैं, व्हाट इज डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, उससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, उसका मीनिंग क्या है वो समझ लेते हैं। तो डाइपोल मोमेंट को समझने के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि मेरे पास 2 डाइपोल है। अब डाइपोल की डेफिनेशन तो आपको पता ही है कि क्या होगा कि एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा। यहाँ पे चार्ज स्मॉल q ले रहा हूँ तो यहाँ पे भी स्मॉल q, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा a। तो ये डाइपोल की सिस्टम हो गई। चलो मैंने दूसरा डाइपोल लिया +q चार्ज, यहाँ पे -q जितना चार्ज, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज b जितना डिस्टेंस है।
अब ये दोनों डायपोल का मुझे कंपैरिजन करना है कि कौन सा डायपोल मोर इफेक्टिव है या किसकी प्रॉपर्टी अच्छी है, कौन सा अच्छा डायपोल, कौन सा वीक डायपोल है, कुछ कंपैरिजन दोनों के बीच में करना है। तो कैसे हम दोनों का कंपैरिजन कर पाएंगे? दोनों को कंपेयर करने के लिए कुछ तो चाहिए, ठीक है। चलो मैं बोलता हूँ 2 पर्सन का कंपैरिजन करना है, तो आप क्या कर सकते हो, या तो उसके वेट के ऊपर से कंपैरिजन कर सकते हो, या उसकी हाइट के ऊपर से कंपैरिजन कर सकते हो, दोनों की स्किल के ऊपर से कंपैरिजन कर सकते हो। कुछ पैरामीटर होगा जिसके ऊपर से आप कंपैरिजन कर सकते हो। तो हमें भी यहाँ पे डायपोल का अगर कंपैरिजन करना हो तो कुछ ऐसी क्वांटिटी डिफाइन करनी पड़ेगी, कुछ ऐसा पैरामीटर डिफाइन करना पड़ेगा जिसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, दोनों डायपोल का कंपैरिजन कर सकते हैं। और वही क्वांटिटी जिसके बेसिस पे हम कंपैरिजन करेंगे, वही क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, डायपोल मोमेंट बोलते हैं। तो ये क्वांटिटी हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम एक काम कर सकते हैं कि चलो कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम ले लेंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेंगे। वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं क्या करूंगा, एक बार इसको मैं बोल देता हूं डायपोल नंबर 1 और इसको मैं बोल देता हूं डायपोल नंबर 2। तो चलो मैंने डायपोल नंबर 1 को ऐसे रखा लाइक दिस, ये डायपोल नंबर 1 को मैंने रखा। दूसरा भी डायपोल मैंने रखा डायपोल नंबर 2 विथ सेम ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मीन्स कि जितने एंगल पे मैंने ये डायपोल 1 को रखा है उतने ही एंगल पे मैंने डायपोल 2 को रखा है, ठीक है। ये डायपोल नंबर 1 हमारा है, ये डायपोल नंबर 2 हमारा है। दोनों को सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। जैसे ही हम ये डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क। वो के टॉर्क कैसे एक्सपीरियंस करेगा वो हम बाद में देखने वाले हैं नेक्स्ट थियरी में, लेकिन इतना आप अभी समझ लो कि टॉर्क जैसे ही आप डायपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एंगल के साथ रखोगे, कोई ओरिएंटेशन के साथ रखोगे, तो ये टॉर्क के ऊपर, ये डायपोल के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स, कपल ऑफ फोर्स लगेगा, और कपल ऑफ फोर्स की वजह से टॉर्क लगेगा। तो इसके ऊपर कितना टॉर्क लगा, τ1 जितना, और इसके ऊपर कितना टॉर्क लगा, τ2 जितना। तो कौन सा टॉर्क ज्यादा है? सपोज, अभी मैं कुछ बता नहीं रहा हूं, सपोज ऐसा नहीं है कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है तो ये टॉर्क ज्यादा होगा या कम होगा, ऐसे हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। कि सपोज चलो τ1 यानी कि टॉर्क ऑन 1 इज ग्रेटर देन टॉर्क ऑन 2, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये डायपोल मोर इफेक्टिव है कंपेयर टू दिस। क्यों? क्योंकि दोनों को मैंने सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, फिर भी इसके ऊपर ज्यादा टॉर्क लग रहा है, इसके ऊपर कम टॉर्क लग रहा है। यानी कि इसकी इफेक्ट ज्यादा है, इसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा है, इसकी इफेक्टिवनेस कम है। यानी कि इसके ऊपर टॉर्क ज्यादा लग रहा है, ठीक है, इसके ऊपर टॉर्क कम लग रहा है। उसके ऊपर से हमने डिफाइन किया कि इसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा है, इसकी इफेक्टिवनेस कम है। तो बस वही इफेक्टिवनेस को हम क्या बोलते हैं, डायपोल मोमेंट बोलते हैं। कि जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा, इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा है, इसका डायपोल मोमेंट कम है, ठीक है। उसके फॉर्मूला क्या है वो अभी हम देखेंगे। उसका फॉर्मूला, डायपोल मोमेंट को हम P से इंडिकेट करते हैं, P, और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। P इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, ठीक है। ये देखो, ये सपोज चार्ज कितना है, लेकिन चार्ज, दोनों चार्ज काउंट नहीं करने, दोनों करोगे तो प्लस क्यू माइनस क्यू, तो क्या हो जाएगा, 0। कोई एक चार्ज को आपको काउंट करना है। तो इसका अगर मैं डायपोल मोमेंट काउंट करना चाहूँ तो P इज इक्वल टू क्या होगा, चार्ज कितना है, Q जितना, एंड डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 चार्जेस कितना है, B जितना, ठीक। इसका डायपोल मोमेंट अगर मैं काउंट करना चाहूँ तो क्या होगा, P इज इक्वल टू चार्ज कितना है, स्मॉल q जितना, और डिस्टेंस कितना है, a जितना, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि डायपोल 1 है, उसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा है, उसका मोमेंट ज्यादा है, उसके ऊपर टॉर्क ज्यादा लग रहा है। तो उसका देखो डिस्टेंस कम है, इसके कंपेयर में ये डिस्टेंस कम है, तो उसका ये चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा। मीन्स आप लिख सकते हो Q इज मच ग्रेटर देन कैपिटल Q, ठीक है। इसलिए डिस्टेंस के ऊपर से भी हम नहीं बता सकते हैं, अकेले चार्ज के ऊपर से भी हम नहीं बता सकते, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके ही हमें पता चलेगा कि किसकी इफेक्टिवनेस ज्यादा है, कौन सा डायपोल की इफेक्टिवनेस ज्यादा है, किसकी कम है, किसके ऊपर टॉर्क ज्यादा लगेगा, किसके ऊपर टॉर्क कम लगेगा, ठीक है। तो आप, आई होप आपको ये डायपोल मोमेंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। व्हाट इज डायपोल मोमेंट? इट इज नथिंग बट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डायपोल। वो डायपोल की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, और उसको हम मेजर कर सकते हैं, या दूसरे वर्ड में हम ऐसा भी बोल सकते हैं, इट इज इफेक्टिवनेस ऑफ डायपोल।
कहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी कि दो डायपोल का अगर आपको कंपैरिजन करना हो तो आप आराम से डायपोल मोमेंट के बेसिस पे कर सकते हो। जिसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा उसकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा, उसके ऊपर टॉर्क ज़्यादा। जिसका डायपोल मोमेंट कम उसकी इफेक्टिवनेस कम, उसके ऊपर टॉर्क कम लगेगा। ठीक है, तो ये आपकी डायपोल मोमेंट की सिंपल डेफिनेशन हो गई। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। यानी कि अगर मैं डायपोल ऐसे ड्रॉ करता हूं, ये मेरा माइनस क्यू चार्ज है, ये मेरा प्लस क्यू चार्ज है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज ए जितना है। तो डायपोल मोमेंट फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव यानी कि ये पी की डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये डायपोल मोमेंट की आपकी डायरेक्शन होगी, वेक्टर क्वांटिटी। और उसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट आप डायरेक्टली बता सकते हो। चार्ज का यूनिट क्या होता है? यूनिट चार्ज का यूनिट है कूलम और डिस्टेंस का यूनिट है मीटर, यानी कि कूलम इंटू मीटर। इसके ऊपर से आप डायमेंशन भी आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। कूलम का जो डायमेंशन एम्पियर इंटू टाइम है और इसका जो डायमेंशन हो जाएगा L1 मीटर यानी L1। तो डायमेंशन भी आप आराम से कैलकुलेट दिखा सकते हो। तो ये हमारा डायपोल मोमेंट का जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कि अगर हम ये इलेक्ट्रिक डायपोल को कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा, कैसे टॉर्क लगेगा, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये डायपोल मोमेंट का कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट थियरी देखने वाले हैं, दैट इज टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल। कि अगर हम डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो फिर क्या होगा? तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो दो टाइप के हो सकते हैं। एक तो यूनिफॉर्म होगा और नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। नॉन यूनिफॉर्म के बारे में हमें ज़्यादा स्टडी नहीं करना है, लेकिन मैं लास्ट में आपको समझा दूंगा कि अगर नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो फिर क्या सिचुएशन क्रिएट होगी। तो पहले हम समझ लेते हैं कि हमारा जो डायपोल है दैट इज प्लस क्यू माइनस क्यू, ये पूरा आपकी डायपोल की सिस्टम है, उसको मैंने कोई एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। लेकिन कैसे रखा है वो इंपॉर्टेंट है कि कुछ ओरिएंटेशन के साथ रखा हुआ है, कुछ एंगल यहाँ पे बन रहा है। दैट इज समझ लो कि ये एंगल कितना है? थीटा। ठीक है, ये कुछ एंगल थीटा के साथ हमने इलेक्ट्रिक डायपोल को एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। अब जैसे ही मैं ये डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा, इसके ऊपर यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज है, उसके ऊपर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। पॉजिटिव चार्ज है, उसके ऊपर कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, यानी कि ये डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज। ओके, नेगेटिव चार्ज के ऊपर कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगे? ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ये डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज। तो उसका भी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। दूसरी चीज एक और बता दूं कि यहाँ पे जो दो डायपोल है, एक डायपोल है, दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैं यहाँ पे 2L जितना कंसीडर कर रहा हूं। ये जो डिस्टेंस है वो कितना है? 2L जितना। तो मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत मेंशन कर लेता हूँ। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इज एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, डायपोल मोमेंट, ये देखो डायपोल मोमेंट जो अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा कौन सी डायरेक्शन में होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में होती है। ठीक, ओके। तो यहाँ पे आपका डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू क्या होगा? चार्ज कितना है? Q इंटू डिस्टेंस कितना है? 2L जितना उसका डिस्टेंस। ये आपका डायपोल मोमेंट हो गया। अब मैं लिख रहा हूं कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा? मैथमेटिकली फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू Q कितना है आपका? KQ। या तो फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। हमारा यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए K वाला फॉर्मूला नहीं आएगा। आपका क्या होगा? Q इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू E। तो बस वही फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू Q कौन सा? पॉजिटिव चार्ज है, Q इंटू E। ठीक, ओके। नेगेटिव चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा? माइनस इज इक्वल टू माइनस Q इंटू E। यहाँ पे अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। दोनों फोर्स कैसे है? एग्जैक्टली ऑपोजिट। देखो ये फोर्स ऐसे जा रहा है, ये फोर्स ऐसे जा रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड चेक करो तो Q इंटू ई,
चार्ज दोनों का सेम है, डायपोल के अंदर आपको पता है दोनों का चार्ज कैसा होता है, सेम, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म। यहाँ पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, सब जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम, यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो ये दोनों जो फोर्स है वो क्या क्रिएट कर रहे हैं, कपल ऑफ फोर्स क्रिएट कर रहे हैं। उससे पहले 11th स्टैंडर्ड में आप याद करो टॉर्क के बारे में जब आपने स्टडी किया था, तब टॉर्क कब क्रिएट होता है, ड्यू टू कपल ऑफ फोर्स। लेकिन कपल ऑफ फोर्स के लिए डेफिनेशन क्या है, किसको आप कौन से फोर्स को कपल ऑफ फोर्स बोल सकते हो, तो कि ऐसे फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड कैसा हो, सेम मैग्नीट्यूड, जिसकी डायरेक्शन क्या हो, ऑपोजिट हो। दो फोर्स चाहिए लेकिन सेम मैग्नीट्यूड के और ऑपोजिट डायरेक्शन में चाहिए। और थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, दैट नॉट ऑन सेम लाइन ऑफ एक्शन। चलो मैं बताता हूं आपको कि चलो एक वुडन ऐसे प्लेट ली है, मैं इसको इस तरफ फोर्स लगा रहा हूं, इसको इस तरफ फोर्स लगा रहा हूं, दोनों फोर्स क्या लग रहे हैं, सेम मैग्नीट्यूड। मैं चलो बोलता हूं 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन है, दोनों कैसे है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसकी ये दोनों फोर्स की वजह से टॉर्क जनरेट हो। हाँ, दोनों डिफरेंट पॉइंट पे लग रहे हैं, फिर भी ये टॉर्क जनरेट नहीं कर पाएंगे। टॉर्क जनरेट होगा तो क्या होगा, रोटेशन चालू हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखो ये चीज रोटेट करना चालू करेगी, नहीं करेगी, यानी कि यहाँ पे टॉर्क जनरेट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दोनों की देखो लाइन ऑफ एक्शन, यानी कि ये एक ही लाइन के ऊपर दोनों फोर्स है, ऐसे फोर्स कभी भी टॉर्क जनरेट नहीं करते हैं। तो ये तीन कंडीशन आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। देखो दोनों सेम मैग्नीट्यूड, दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड कैसे सेम है, ऑपोजिट डायरेक्शन, यस, एक ये डायरेक्शन में दूसरा ये डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन हो रहा है। थर्ड, नॉट ऑन सेम लाइन ऑफ एक्शन, इसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये, इसकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन क्या है, डिफरेंट है, यानी कि ये दोनों फोर्स हमारे कपल ऑफ फोर्स है और ये फोर्स की वजह से क्या जनरेट होगा, टॉर्क जनरेट होने वाला है। अब टॉर्क का फॉर्मूला बताओ, टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट, टॉर्क इज इक्वल टू आपको पता है कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। ये जो दोनों फोर्स है प्लस और माइनस वाला, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे देखो ये आपकी एक फोर्स और ये आपका दूसरा फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन, दोनों के बीच में अगर मुझे परपेंडिकुलर लाइन चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, ऐसे परपेंडिकुलर यहाँ से 90 डिग्री पे खींच लो। इसका नाम, ये पॉइंट मैंने ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको मैं बोल देता हूँ चलो एम बोल देता हूँ, ये एम, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ, bm, फोर्स कितना है, फोर्स F, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, bm। अब पूरा मैथमेटिक्स है, आप आराम से कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है, q इंटू ई, जितना Q इंटू ई। अभी मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहा हूँ, डायरेक्शन कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, इसलिए प्लस माइनस को मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर रहा हूँ। bm इज इक्वल टू, अब मैं bm यहाँ पे फिगर में ही फाइंड कर लेता हूँ। bm आपको ये चाहिए, ये एंगल देखो थीटा है, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, ठीक है, दोनों एंगल ठीक है। अब आप यहाँ पे bm चाहिए तो आप क्या लगा सकते हो, ऑपोजिट साइड है, इसके लिए क्या है, ऑपोजिट, ऑपोजिट साइड के लिए आप कौन सा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन लोगे, साइन थीटा इज इक्वल टू, ऑपोजिट साइड कौन सी है, bm डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है, ab, यानी कि bm इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, ab कितना है, ये ab कितना है, हमने लिया है दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2l इंटू साइन थीटा। बस ये वैल्यू यहां पे रख देता हूं, 2l साइन थीटा। अब देखो मैं थोड़ा साइड में यहां पे आ जाता हूं, इसमें थोड़ा रीअरेंज करो, डाइपोल मोमेंट मुझे चाहिए 2ql या q इंटू 2l इंटू q, उसको मैं कंबाइन कर देता हूं, यानी कि टॉर्क इज इक्वल टू 2ql इंटू ई साइन थीटा, टॉर्क इज इक्वल टू p e साइन थीटा। ये आपका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हो गया। बट टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो जो पिछली बार मैंने आपको बोला था डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन हमें कैसे पता चला कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, वो कैसे पता चला, तो उसका आंसर यहां से आप फाइंड कर सकते हो। देखो ये आपकी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब दूसरी एक चीज, आपको दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला पता है, दो वेक्टर क्वांटिटी a क्रॉस b इज इक्वल टू a b
साइन थीटा, या दूसरा मल्टीप्लीकेशन आप ऐसे कर सकते हो, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो ये साइन थीटा आ रहा है, यहाँ पे भी साइन थीटा है, एक वेक्टर क्वांटिटी आ रही है तो यहाँ पे भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो बाय डिफॉल्ट दूसरी जो होगी वो क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी ही हमें लेनी पड़ेगी, वरना ये आपका सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। दूसरा कि यहाँ पे ये जो रिजल्ट मिलेगा ये कैसा मिलेगा, स्केलर मिलेगा, और ये क्या मिलेगा, वेक्टर, तो ये हमें पता है वेक्टर है, तो बाय डिफॉल्ट हमें ये साइन थीटा है, इसीलिए हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, पी को भी वेक्टर क्वांटिटी लेनी पड़ेगी। तो आपको अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो क्या लिख सकते हो, P क्रॉस E, तो ये आपका फाइनल टॉर्क का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये आपका अगर इलेक्ट्रिक डायपोल को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसके ऊपर कपल ऑफ फोर्स लगेगा और वो फोर्स की वजह से क्या जनरेट होगा, टॉर्क जनरेट होगा, उसका ये फॉर्मूला हो गया। अब टॉर्क की वजह से ये क्या स्टार्ट करेंगे, रोटेशन स्टार्ट करेगा। तो इसको देखो यहाँ पे, इसको डायपोल समझ लो, इसके ऊपर फोर्स इस तरफ लग रहा है, ठीक है, इसके ऊपर फोर्स इस तरफ लग रहा है और इसके ऊपर फोर्स ये, तो जैसे मैं इसको फोर्स लगाऊंगा ये ऐसे हो जाएगा। ठीक, अभी मैंने बोला कि आपको ये एंगल रखना पड़ेगा तो ही टॉर्क जनरेट होगा। अगर मैंने ये डायपोल को, चलो एक डिफरेंट केस समझ लेते, ये डायपोल को ऐसे ही रखा, ऐसे यानी एंगल कितना हो गया, 0 हो गया, यानी कि अगर मैं यहाँ पे केस कंसीडर करूँ थीटा इज इक्वल टू 0 लेता हूँ, तो अगर यहाँ पे 0 रखो, साइन 0 क्या हो जाएगा, 0, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फिर अगर आपका टॉर्क क्रिएट नहीं होगा। ये देखो ये आपका डायपोल, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड पॉजिटिव साइड, ये मैंने ऐसे रखा, ऐसे रखूँ तो भी एंगल 0 हो रहा है, अगर ऐसे रखूँ तो 90 डिग्री 180 डिग्री, तो साइन 0 लिखो या 180 डिग्री लिखो, दोनों के लिए आपका टॉर्क क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, तो ये टॉर्क किसके ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड ऑन एंगल, व्हाट इज थीटा, थीटा क्या है, इट इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट सपोज ये डायरेक्शन में है, ये जो पेन की डायरेक्शन है वही डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन समझ लो, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, इसलिए तो ये एंगल अभी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और डायपोल मोमेंट ऐसे, तो दोनों के बीच का एंगल 0। अभी मैंने उल्टा कर दिया तो एंगल 180 डिग्री, दोनों सिचुएशन के लिए पेन या डायपोल क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, अब ये मूव नहीं होगा। ठीक है, अब इसके अंदर 2 कंडीशन आती है, ये इक्विलिब्रियम हो गई। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन, ये समझो या ये समझो, ये दोनों की सिचुएशन कैसी है, इक्विलिब्रियम है। लेकिन इक्विलिब्रियम में भी 2 टाइप की सिचुएशन है, ये थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन ऑल्सो टॉर्क इज इक्वल टू 0, ये दोनों सिचुएशन को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन हो गई। लेकिन इसके अंदर भी 2 टाइप है, स्टेबल और अनस्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे, देखो ये अभी आपका डायपोल P की डायरेक्शन है, ठीक है, P की डायरेक्शन है, यानी कि ये मेरा टर्मिनल क्या है, मैं अगर इसको समझा दूं कि ये पॉजिटिव, चलो ले लेता हूं पॉजिटिव, और ये मेरा नेगेटिव है। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। पॉजिटिव के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कैसे, अब इसको मैं थोड़ा सा ओरिएंटेशन देता हूं, लाइक ऐसे करता हूं, ऐसे करूंगा तो इसके ऊपर फोर्स कैसे लगेगा, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इस तरफ खींचेगा और ये इस तरफ वापिस ऐसे आ जाएगा। अगेन मैंने इसको इतना ओरिएंटेशन दिया, इसके ऊपर फोर्स ऐसे लगेगा, इसके ऊपर फोर्स ऐसे लगेगा, वापिस आ जाएगा। यानी कि जो पोजीशन से मैंने उसको डिस्प्लेस किया वही पोजीशन अगेन वो आ जाता है। यानी कि ये जो सिचुएशन है उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेबल। ये सिचुएशन क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में एंगल क्या है, 0। यानी कि अगर ये हो रहा है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब देखो दूसरा, अगेन ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसको मैं अब ऐसे कर देता हूं, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। अब मैं इसको डिस्प्लेस अगेन कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, तो हल्का सा मैंने डिस्प्लेस किया। ठीक है, ये उसकी पोजीशन थी, वहां से मैंने उसको हल्का सा डिस्प्लेस किया, इसके ऊपर फोर्स इस तरफ लगेगा, इसके ऊपर फोर्स इस तरफ, यानी कि ये ऐसे मैंने डिस्प्लेस किया, घूम के ऐसे हो जाएगा। ठीक, पहले ऐसे था स्टेबल, सॉरी था इक्विलिब्रियम में, मूव नहीं कर रहा है, लेकिन मैंने उसको डिस्प्लेस किया लाइक दिस, तो वो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो सिचुएशन है वो कैसी है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो ये जो वो एंगल कौन सा होगा, 180 होगा, तो फिर आपका हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम।
ठीक है। तो ये सिचुएशन, ये सारी चीज़, ये जो लास्ट था वो आपको एमसीक्यू के लिए बहुत ही ज़रूरी है, कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। तो ये हमारा टॉपिक था, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल को कोई एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा, कितना टॉर्क लगेगा, उसके अंदर क्या क्या पैरामीटर है, डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा, व्हाट इज थीटा, एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल मोमेंट मूव फ्रॉम, डायपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो ये भी, ये सारे छोटे छोटे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद जो हमारा होगा दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, कि डायपोल की वजह से डिफरेंट पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो बच्चों, अब तक आपने इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है वो समझ लिया, डायपोल की स्टडी हम क्यों करते हैं वो भी समझ लिया, और डायपोल को अगर हम कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, यूनिफॉर्म में रखेंगे तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म में रखेंगे तो क्या होगा, यानी कि उसमें टॉर्क जनरेट होगा। तो वो सारी चीज़ हमने स्टडी कर ली है। अब हमें जो मेन इंपॉर्टेंट, जो आपकी सपोज बोले कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो आपका टॉपिक है वो कवर हमें करना है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, कि डायपोल की वजह से, डायपोल में आपके दो डिफरेंट चार्जेस है, वो चार्जेस की वजह से कोई डिफरेंट पॉइंट अगर आपको बोल देते हैं तो वो पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसका फॉर्मूला हमें डिराइव करना है, या तो उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। लेकिन इसके अंदर भी हमारे सिलेबस के में दो ही जगह के बारे में हमें डिस्कशन करनी है। एक प्लेस होगा, एक यानी कि हमारा जो पॉइंट होगा वन सिचुएशन में ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे फाइंड करना है कि उसकी एक्सिस, ये हमारा डायपोल है, उसकी एक्सिस पे कोई पॉइंट दिया हुआ है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। और दूसरा जो केस हमारा होगा वो होगा ऑन द, यहाँ पे एक्सिस है ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन, कि ये हमारा डायपोल है, उसका इक्वेटोरियल प्लेन है, उसके ऊपर अगर पॉइंट दिया है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी थियरी, दैट इज ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। जो हमारा पॉइंट होगा जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वो पॉइंट कहां पे होगा, ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। लेकिन पहले वो समझ लेते हैं कि इसकी एक्सिस कहां पे होती है। डायपोल है हमारा, ये डायपोल, अब डायपोल की डेफिनेशन आपको क्लियर है कि दो ऑपोजिट एंड इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस होंगे, दोनों के बीच में कुछ फिक्स डिस्टेंस होगा, वो डिस्टेंस मैंने यहाँ पे लिया है 2l जितना, जरूरी नहीं है 2l ही लो, आपको कोई दूसरा लेना, सिंपल a लेना हो तो a ले लो, b लेना हो वो b ले लो, लेकिन अभी मैंने कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे 2l जितना डिस्टेंस लिया हुआ है, ताकि इसका आधा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, l जितना हो जाएगा, और यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, l जितना हो जाएगा। हमारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आगे थोड़ा इजी हो जाए, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2l लिया हुआ है। अब इसकी डायपोल की एक्सिस किसको बोलते हैं, तो ये उसकी एक्सिस हो गई, ये पूरी उसकी क्या हो गई, एक्सिस बन गई। अब ये एक्सिस पे कोई पॉइंट P दिया होगा, उसको मैं P नाम दे देता हूं, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। चलो मैं जनरलाइज कोई एक पॉइंट ले लेता हूं कि मैंने कोई पॉइंट यहां पे लिया हुआ है, पॉइंट P, पॉइंट P, यहां पे ये जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेस, कि ये प्लेस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये पॉइंट का पहले मुझे क्या देना पड़ेगा, थोड़ा स्पेसिफिकेशन देना पड़ेगा कि ये पॉइंट P कहां पे लोकेट है, एक्सिस के ऊपर तो है ही, लेकिन ये हमारा जो डायपोल है उसके सेंटर से कितने, स्मॉल r जितने डिस्टेंस पे लोकेट है, स्मॉल r जितने डिस्टेंस पे यहां पे लोकेट किया गया हुआ है। तो हमें, आपको एग्जाम में ये पूरी फिगर ड्रॉ करनी है, उसके बाद आपको थोड़े छोटे छोटे पॉइंट भी लिखने हैं कि यहाँ पे डायपोल का चार्ज कितना है, Q जितना उसका चार्ज है, डायपोल के दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना है, 2l जितना वो डिस्टेंस है। पॉइंट P कहाँ पे है, पॉइंट P इज एट डिस्टेंस small r from center of dipole on its axis,
ओके, हमने ये पूरा डिस्क्रिप्शन लिख लिया कि क्या क्या चीज हमें दी है और क्या फाइंड करना है। हमारा टारगेट क्या है, ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना है, वो हमारा टारगेट है। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का सुपरपोजिशन थ्योरम पता है। क्या है उसका सुपरपोजिशन थ्योरम, कि आप कोई पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो, एक से ज्यादा चार्ज अगर हमें दिया हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, इंडिविजुअल की वजह से यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फाइंड करके फिर दोनों का क्या कर सकते हो, वेक्टर एडिशन कर सकते हो। वेक्टर एडिशन ध्यान में रखना है, नॉर्मल एडिशन नहीं करना है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक माइनस क्यू पॉइंट चार्ज एंड एक प्लस क्यू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए वो फॉर्मूला अब आपको याद होना चाहिए, फॉर पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, कौन बताएगा, के सोर्स चार्ज Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। Q यानी कि सोर्स चार्ज, K आपका कांस्टेंट है, R इज डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड द पॉइंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला का यूज करके हम दोनों, तो पहला मैं जो फाइंड करूंगा वो किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो ये कितना होगा, K चार्ज कितना है माइनस Q अपॉन, लेकिन अभी मैं मैग्नीट्यूड ही कंसीडर कर रहा हूं इसीलिए मैं इसको माइनस हटा के प्लस कर रहा हूं, ठीक, अपॉन आर स्क्वायर। आर, व्हाट इज आर, मीनिंग ऑफ कि हमारा जो चार्ज है वहां से ये पॉइंट तक का डिस्टेंस, देखो कितना डिस्टेंस होगा, यहां से यहां तक का, सेंटर तक का डिस्टेंस कितना है L, और सेंटर से P तक का डिस्टेंस कितना है स्मॉल r, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा L प्लस R, यानी कि यहां पे आप क्या करोगे L प्लस R होल स्क्वायर। क्लियर? ओके, अब दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, उसकी वजह से क्या होगा, K Q अपॉन आर स्क्वायर। आर यानी कि पॉजिटिव चार्ज से यहां तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, तो ये टोटल डिस्टेंस यहां से r है और ये डिस्टेंस स्मॉल l है, तो यहां पे क्या आएगा r माइनस एल होल स्क्वायर। ये समझ में है, यहां से ये डिस्टेंस कितना हो रहा है, यहां से इतना डिस्टेंस स्मॉल r है और ये l है, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचेगा क्या, r माइनस एल होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P फाइंड करना है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो क्या होगा, उसका आप डायरेक्ट एडिशन यहां से नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर होता है, यानी कि ऐसे होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, आउटवर्ड। पॉजिटिव में से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये थियरी अब आपको पता है, आउटवर्ड, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। दोनों फील्ड की डायरेक्शन क्या है, टोटली ऑपोजिट है, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में। जब दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो आप डायरेक्टली उसका क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। अगर ये डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव ली है तो ये डायरेक्शन आपकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। मीन्स प्लस वाला जो है वो पॉजिटिव रहेगा, उसमें से माइनस वाला आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। प्लस वाला का क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे रहा KQ अपॉन R माइनस एल होल स्क्वायर, माइनस ये रहा KQ अपॉन R प्लस एल होल स्क्वायर। ओके, अब इसमें से कॉमन निकाल लेता हूँ, क्या हो जाएगा, KQ कॉमन निकाला 1 अपॉन R माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस एल होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं यहां से इस तरफ ले लेता हूं E टोटल KQ। अब ये तो पूरा मैथमेटिक्स हो गया, अब आपको ये तो इजीली आप कर सकते हो। इसका एलसीएम मैं लेता हूँ, एलसीएम ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और उसका मैं एक्सपांशन भी कर रहा हूँ साथ में, तो आर स्क्वायर प्लस 2RL इन प्लस एल स्क्वायर माइनस, ये इसका एक्सपेंशन करके मैंने यहाँ पे, इसका एक्सपेंशन करके मैं यहाँ पे रखूंगा और माइनस है इसलिए साइन भी चेंज करूंगा, तो क्या होगा माइनस आर स्क्वायर प्लस 2RL माइनस एल स्क्वायर। डिवीजन में दोनों का मल्टीप्लिकेशन में देखो यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, इसलिए मैं दोनों को एक कॉमन ब्रैकेट में रख रहा हूं, r प्लस एल आर माइनस एल होल स्क्वायर।
अब क्या हो गया, के क्यू, आर स्क्वायर कट, एल स्क्वायर कट, बचा क्या 2 + 2 यानी कि 4RL डिवाइड बाय, यहाँ पे देखो ये आइडेंटिटीज हो गई a + b a - b यानी कि R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर रेज टू होल स्क्वायर। अब मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूं कि 2Q इंटू L इंटू 2R डिवाइड बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर रेज टू स्क्वायर। देखो यहाँ पे अगेन K मैंने रखा, यस ये रहा, Q रखा, यस ये रहा, 2 × 2 = 4 ये रहा, फिर L यहाँ से और R यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट कर रही है आपको पता है, 2QL आपको ऑलरेडी पता है, जो प्रीवियसली हमने डिस्कस कर लिया है, दैट इज डाइपोल मोमेंट। तो मैं यहाँ पे इसको मॉडिफाई करके क्या बना दिया, KP इंटू 2 को आगे लेता हूँ, 2KP इंटू R डिवाइड बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर रेज टू 2। ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ये आपको क्या मिला, मैग्नीट्यूड मिला। अगर आपको कोई पूछे कि इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, तो इस तरफ अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, वेक्टर फॉर्म में, तो क्या होगा 2K। अब इस साइड कौन सी क्वांटिटी वेक्टर फॉर्म में है, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो P आपकी वेक्टर फॉर्म में, इसलिए मैं P को वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूं, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर रेज टू स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला फाइनली बन गया। तो ये आपको याद रखना है, फॉर्मूला के अंदर कौन कौन सी टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रही है वो भी आपको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे एक मैं स्पेशल केस भी डिस्कस कर रहा हूँ कि चलो केस नंबर 1, क्या केस है कि आपका जो पॉइंट है, पॉइंट वो बहुत ही दूर है कंपेयर टू दिस डिस्टेंस, यानी कि स्मॉल r इज मच मच ग्रेटर देन L। आपका जो ये पॉइंट है उसको मैं बहुत दूर ले जा रहा हूं और ये जो डिस्टेंस है वो बहुत ही छोटा है, तो आप R के कंपेयर में L को क्या कर सकते हो, निग्लेक्ट कर सकते हो। तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिर्फ मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूं, 2KP इंटू R डिवाइड बाय L को मैं निग्लेक्ट कर सकता हूं कंपेयर टू R, तो इसको निकाल दूंगा तो R स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर क्या हो गया, R रेज टू 4। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो E इज इक्वल टू 2KP डिवाइड बाय R रेज टू क्यूब। यहां से देखो ये आपका E इज प्रोपोर्शनल टू 1/R क्यूब। डाइपोल के केस में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 1/R क्यूब के प्रोपोर्शन में होता है। और पॉइंट चार्ज के फॉर्म में आपको पता है पॉइंट चार्ज कहाँ पे गया, ये रहा पॉइंट चार्ज, ठीक है। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 1/R स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होता है। इसलिए आप बता सकते हो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज का अगर केस होगा तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्लोली डिप्लेट होगा, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड फास्टली क्विकली डिप्लेट हो जाएगा, ज्यादा क्विकली डिप्लेट हो जाएगा। ओके, अब हम दूसरा केस स्टडी करने वाले हैं, दैट इज अगर हमारा पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, कि डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर अगर हमारा पॉइंट होगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसके बारे में डिस्कशन करने वाले, यानी कि उसका फॉर्मूला डिराइव करने वाले। जैसे हमने प्रीवियस लिया था वैसे ही अभी लिया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हो कि यहाँ पे जो डाइपोल का चार्ज है -Q + Q, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस 2L है, इसलिए उसके सेंटर से ये L और ये L हो जाएगा। अब इक्वेटोरियल लाइन कहाँ से होगी, उसके सेंटर में से ऐसी जो डाइपोल के साथ परपेंडिकुलर लाइन जो आपके पास होती है वो आपकी इक्वेटोरियल लाइन बोली जाएगी। अब आपका पॉइंट कहाँ पे है, तो ये इक्वेटोरियल लाइन पे कहीं पे भी हो सकता है। तो हम जनरलाइज ले सकते हैं कि पॉइंट P इज एट R distance from center of dipole on its equatorial line, ठीक है। वहां पे आपका पॉइंट P रखा हुआ है स्मॉल r जितने डिस्टेंस पे। तो जैसे हमने प्रीवियस किया था वैसे ही सुपरपोजिशन थ्योरम्स का यूज करने वाले हैं कि 2 पॉइंट चार्जेस है, इसकी वजह से यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो फाइंड करेंगे, इसकी वजह से यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फाइंड करेंगे, फिर बाद में दोनों का वेक्टर एडिशन करने वाले हैं। तो पहले मैं लिख लेता हूँ कि नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस चार्ज इज इक्वल टू, अब फॉर्मूला आपको पॉइंट चार्ज का याद ही है, KQ/R स्क्वायर। तो K
क्यू, अभी नेगेटिव चार्ज को माइनस कंसीडर नहीं कर रहा हूं क्योंकि सिर्फ मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यानी क्या कि ये चार्ज से यहां तक का डिस्टेंस, देखो ये चार्ज से यहां तक का ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना होगा कोई बता सकता है? ये देखो राइट एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये आपका पाइथागोरस यहाँ पे अप्लाई करोगे, ये राइट ट्राइंगल के लिए पाइथागोरस अप्लाई करो, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस है एल यानी कि एल स्क्वायर, प्लस ये डिस्टेंस है आर यानी कि आर स्क्वायर। ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, और उसका भी स्क्वायर करना है, ये डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि आपका क्या बचेगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, ओके। अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से सेम के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। व्हाट इज आर? आर इज अ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस भी उतना ही होगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये आर है, ये एल है और ये हाइपोटेनियस है, पाइथागोरस आप अप्लाई कर दोगे तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर मिल जाएगा। अब आपको ये डिस्टेंस का स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ओके। अगर आपको पता नहीं है तो मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। अब देखो दोनों आपके इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ रहे हैं, मैग्नीट्यूड दोनों का चेक करो, दोनों सेम है। प्रीवियस केस में आपके दोनों के मैग्नीट्यूड सेम नहीं हो रहा था, एक में प्लस आ रहा था एक में माइनस आ रहा था, लेकिन यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू, उसको जनरलाइज ई बोल देता हूं और उसकी वैल्यू है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके, अब मैं इसकी डायरेक्शन की बात करता हूं। ये पॉजिटिव चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड यानी कि इस तरीके से कुछ होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव का बोलूं या नेगेटिव का, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। ओके, लेकिन डायरेक्शन उसकी क्या होगी? आउटवर्ड होगी, लाइक दिस। सिमिलरली नेगेटिव की वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे होगा? तो इनवर्ड, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होता है यानी कि ऐसे कुछ होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अब ये दो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड आपको पता है, आपको दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और उसका क्या करना है? एडिशन करना है। आप कोई भी पैरेललोग्राम मेथड यूज कर लो या वेक्टर का रिजोल्यूशन, कंपोनेंट रिजोल्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे कंपोनेंट रिजोल्यूशन मेथड यूज करूंगा। कैसे? देखो ये एंगल मेरा थीटा बन रहा है, मैं समझ लेता हूं कि चलो ये एंगल कितना है? थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो यहां से मैं जो सेंटर लाइन बनाऊंगा ये एंगल भी क्या बनेगा? थीटा बनेगा और इस तरफ का एंगल भी क्या बनेगा? थीटा बनेगा। अब देखो मैं दोनों वेक्टर को, ऊपर का जो वेक्टर है उसका इस तरफ का जो कंपोनेंट बनेगा वो क्या बनेगा? ई कॉस थीटा। नीचे का जो वेक्टर है इसका इस तरफ का कंपोनेंट क्या बनेगा? ई कॉस थीटा। ओके, अब देखो इसका इस तरफ का कंपोनेंट क्या बनेगा? ये वेक्टर का इस तरफ तक ई साइन थीटा। ये कंपोनेंट रिजोल्यूशन तो आपको पता है, जो भी एंगल होगा उस साइड कॉस थीटा और एंगल नहीं है उस साइड साइन थीटा। सिमिलरली ये वेक्टर है उसका इस तरफ का कंपोनेंट जो बनेगा वो क्या बनेगा? ई साइन थीटा। अब देखो ई साइन थीटा कंपोनेंट, ई साइन थीटा, दोनों मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इस तरफ का ये दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है, तो हमें डायरेक्ट रिजल्टेंट मिलेगा। यानी कि अगर मैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहता हूं, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? दोनों ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, क्योंकि साइन थीटा कंपोनेंट तो कैंसिल हो गए, तो 2 टाइम्स ई कॉस थीटा। ओके, ई की वैल्यू आपको पता है क्या है? ई की वैल्यू 2 इंटू ई की वैल्यू क्या है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ओके, अब देखो ट्राइंगल, ये हमारा राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल में यहां पे मैं कॉस थीटा अप्लाई करूंगा। यहां पे अगर मैं कॉस थीटा अप्लाई करता हूं तो फिर क्या होगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट। एडजेसेंट कितना है? एल डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना है? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बस वही कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दो, आपकी थियरी कंप्लीट हो गई। रख देते चलो, ई इज इक्वल टू क्या है? 2 के क्यू
2kq अपॉन नीचे क्या है r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा आपने यहाँ से डिराइव किया हुआ है, क्या है एल डिवाइड बाय, ये अंडर रूट को मैं थोड़ा सा इस तरीके से लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू 1/2 अंडर रूट साइन की है और मैंने पावर 1/2 किया, दोनों सेम ही है। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये क्वांटिटी को मैं साथ में रख रहा हूँ 2ql डिवीजन में, ये दोनों बेस सेम है तो पावर का क्या हो जाएगा एडिशन, यानी कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू, इसका पावर कितना है 1 प्लस 1/2 यानी कितना हो जाएगा 3/2। ये क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट कर रही है वो आपको पता ही है, k इंटू ये क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट कर रही है k इंटू p डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू 3/2। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, ओके, अब यहाँ पे देखो ये आपका क्या हो गया मैग्नीट्यूड हुआ। ठीक है, मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये दोनों का अगर आप रिजल्टेंट निकालोगे, ये दोनों का अगर आप रिजल्टेंट निकालोगे तो रिजल्टेंट हमें कौन सी डायरेक्शन में मिला है, ये डायरेक्शन में रिजल्टेंट मिला हुआ है, ये यहाँ पे ध्यान देना, ये डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, डायपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये डायरेक्शन किसकी है P की डायरेक्शन और E की डायरेक्शन दोनों क्या बन रही है, ऑपोजिट बन रही है। इसलिए अगर मुझे इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना हो तो मुझे यहाँ पे माइनस KP डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज टू 3/2 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको वेक्टर के फॉर्म में यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, और ऑन दी एक्सिस के ऊपर अगर आप चेक करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम बनती है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है। तो ये पूरी थियरी आपकी यहाँ पे हो गई। द पॉइंट इज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डायपोल। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हो दो डिफरेंट केसेस के लिए। आई होप आपको ये टोटली थियरी कंसेप्ट समझ में आ गया होगा।